हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनीता मीना। हमारा टॉपिक चल रहा था कांग्रेस का इतिहास, कांग्रेस की स्थापना, उद्देश्य और राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण हम पढ़ने वाले हैं आज कि किस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन को 3 भागों में या 3 चरणों में विभाजित किया गया है। प्रथम चरण जो 1885 से 1905 तक का काल कहलाता है, जिसको शैशव काल भी कहते हैं कांग्रेस का, है ना। आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। कांग्रेस की स्थापना हम कर चुके हैं, कांग्रेस के उद्देश्य हम कर चुके हैं, स्थापना क्यों हुई थी और इसकी भूमिका भी हम बना चुके हैं कि किस प्रकार कांग्रेस का राष्ट्रीय आंदोलन का जो काल है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसका प्रथम काल हम आज पढ़ेंगे 1885 से 1905 तक का जो काल है, जिसको हम उदारवादी युग भी कहते हैं, है ना। नरम दल का काल भी कहते हैं और कांग्रेस का शैशव काल भी इसको कहा जाता है, जब कांग्रेस अपनी प्रारंभिक अवस्था में होती है। देखिए, 1885 से 1905 तक का जो समय है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शैशव काल कहलाता है, जो सामान्यतः उदारवादी, सुधारवादी और वैधानिक युग भी इसको हम कहते हैं, है ना। क्योंकि 1885 से 1905 तक जो कांग्रेस पर क्या होता है कि उदारवादी जो नेता होते हैं, दादा भाई नौरोजी है, फिरोज शाह मेहता है ना, इनका आधिपत्य होता है, जो ब्रिटिश के प्रति सहयोग की नीति को समर्थन करते हैं और जो ये मानते हैं कि ब्रिटिश शासन जो है वो भारतीयों के लिए अच्छा है। तो अपने शैशव काल में कांग्रेस ने सुधारवादी कार्यक्रमों को अपनाया है। उसने जनता की मांगों को सरकार तक पहुंचाया तथा अनेक सामाजिक, संवैधानिक और अन्य सुधार संबंधी प्रस्ताव भी पास किए। इस युग में कांग्रेस का लक्ष्य भारतीय शासन में छोटे मोटे सुधार प्राप्त करना था। देखिए, यहाँ तक उसका लक्ष्य कोई स्वराज्य प्राप्त करना भी नहीं था और कोई स्वशासन प्राप्त करना भी नहीं था, स्वतंत्रता प्राप्त करना तो था ही नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है कि सुधारवादी या उदारवादी जो नेता हैं वो, उनका लक्ष्य ये था कि वे भारतीय प्रशासन में छोटे मोटे सुधार किए जाने चाहिए अंग्रेजों के द्वारा, जैसे विधायिका परिषदों में भारतीयों का प्रतिनिधित्व में वृद्धि हो तथा न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक किया जाए। उस समय कांग्रेस ने कोई उग्रवादी या क्रांतिकारी मांग नहीं की थी। कांग्रेस के प्रारंभिक दिनों के प्रस्ताव में हम अत्यंत उदार मांगे ही पाते हैं। जैसे कांग्रेस के संस्थापक आकाश में उड़ने वाले आदर्शवादी नहीं थे, ऐसा कह सकते हैं, या ऐसा कहा जा सकता है कि प्रारंभिक जो इसके संस्थापक थे वो आदर्शवादी नहीं थे, बल्कि वे व्यवहारिक सुधारक थे तथा उदारवाद की भावनाओं और सिद्धांतों से ओतप्रोत थे। वे स्वतंत्रता की ओर कदम तो बढ़ाना चाहते थे, लेकिन वो चाहते थे कि ये कदम धीरे धीरे बढ़ें। इसलिए उनकी मांगें जो थी वो बहुत ऊंची नहीं थी या बहुत बड़ी नहीं थी, अपितु उन्होंने क्या किया कि सुधार के लिए उदार प्रस्ताव रखे जिसका कम से कम विरोध हो। देखिए, इसमें एक चीज़ है, अगर वो क्रांति करते हैं तो क्रांति का नतीजा हम पहले देख चुके थे 1857 की जब क्रांति होती है, कि क्रांति का ये बात ठीक है कि राष्ट्रीय आंदोलन में एक जागृति में एक महत्वपूर्ण योगदान उसने दिया था, राष्ट्रीयता की भावना के विकास में उसने योगदान दिया था, लेकिन इस तरह से जिस समय भारत की परिस्थितियाँ थी, हमारी परिस्थितियाँ थी, हम अंग्रेज़ों से जीतना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। ना हमारे पास एकता थी, ना हमारे पास हथियार थे, ना हमारे पास जागृति थी। मतलब तो ऐसी परिस्थितियों में उदारवादियों ने जो नीति अपनाई थी वो तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए कहीं ना कहीं एक व्यवहारिक सिद्धांत था कि उस समय शायद यही हो सकता था। तो शैशव काल में कांग्रेस आवेदन पत्रों तथा प्रार्थनापूर्ण प्रस्तावों द्वारा शासन में क्रमिक सुधार की मांग करती थी और उसके अस्त्र थे प्रस्ताव और प्रतिनिधि मंडल, अर्थात हथियारों पर उनका विश्वास नहीं था। उस समय कांग्रेस पर उदारवादियों का आधिपत्य था। वे नरम नीति का अनुसरण करते थे और वैधानिक तरीके पर जोर देते थे, इसलिए वे उदारवादी कहलाए और उनकी नीति को बाद में भिक्षांदेही की नीति से भी एक तरह से परिभाषित किया गया, अर्थात उनकी नीति भिक्षांदेही की नीति से विख्यात हुई। इसी कारण कांग्रेस का शैशव काल विशुद्ध वैधानिक, उदारवादी और राजनीतिक साधुवादिता का युग कहलाता है। भिक्षांदेही का मतलब ये था कि बाद में जो उग्रवादी थे उन्होंने ये कहा था कि हमने
या हमारे उदारवादियों ने अंग्रेजों से भिक्षा मांगी थी सुधारों की, इसलिए उसको भिक्षांदेही की नीति कहा गया था। तो कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन और उसकी मांगें, जैसा कि हमने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्त करना या स्वतंत्रता मांगना उनका कोई उद्देश्य नहीं था। उनकी मांगें बहुत छोटी थी और वैधानिक तरीके से प्राप्त उसको वो करना चाहते थे। प्रारंभिक कार्यक्रमों एवं प्रस्तावों से स्पष्ट हो जाता है कि अपने प्रारंभिक अधिवेशन में कांग्रेस ने बड़े ही विनम्र शब्दों में कुछ सुधारों की मांग की थी और साथ ही ब्रिटिश जाति की न्यायप्रियता में पूर्ण विश्वास भी उनका था, यह विश्वास प्रकट किया था और राजभक्ति का प्रदर्शन भी उन्होंने किया था। अब वो मांगें किस प्रकार की थी, जिसको हम कुछ मांगों को यहाँ डिस्कस करते हैं। जैसे प्रथम अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित किया था कांग्रेस ने, उसमें क्या मांगे उन्होंने रखी थी। जैसे भारतीय प्रशासन की जांच के लिए एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति हो। दूसरा, भारत सचिव का जो पद है और इंडिया काउंसिल को भंग कर दिए जाएं। धारा सभा में मनोनीत सदस्यों के बदले निर्वाचित सदस्य हों और उन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार भारत और इंग्लैंड दोनों स्थानों पर इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा एक साथ होनी चाहिए और परीक्षार्थी की आयु बढ़ा देनी चाहिए। वर्मा के साथ भारत के मिलाने की योजना का भी विरोध किया गया था, है ना। और राजनीतिक सभाओं के पास प्रस्ताव भेजने के संबंध में यह निश्चय किया गया था कि अगला अधिवेशन 28 दिसंबर को कलकत्ता में होना चाहिए। तो प्रथम अधिवेशन की जो मांगें थी वो बहुत सीमित थी, है ना, बहुत छोटी मांगें जिसको अपन कहते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि छोटे छोटे कदमों से ही आगे बढ़ा जाता है। तो ये तो हमारा केवल एक प्रारंभिक युग था कांग्रेस का। इसी प्रकार जो दूसरा अधिवेशन होता है 28 दिसंबर 1886 को दादा भाई नौरोजी उसमें सभापति होते हैं और कलकत्ते में ये अधिवेशन होता है, जिसमें कुछ मांगे इस प्रकार थी। जैसे सरकारी सेवाओं के लिए आयोजित परीक्षाएं भारत और इंग्लैंड में एक साथ होनी चाहिए, है ना। प्रांतीय सेवाओं के लिए भी प्रायोगिक परीक्षाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। भारतीयों को सेना में स्वयं सेवकों के रूप में भर्ती किया जाए। मुकदमों की सुनवाई में जूरी प्रथा को प्रोत्साहन दिया जाए। तो इस तरह के जो प्रस्ताव थे वो सेकंड अधिवेशन, जो कांग्रेस का सेकंड अधिवेशन होता है, उसमें होते हैं। और तीसरा अधिवेशन, कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन 1887 में होता है मद्रास में, बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में होता है। और इस अधिवेशन में जो प्रस्ताव पुराने थे लगभग वही दोहराए गए थे। सैनिक अफसरों की शिक्षा के लिए भारत में सैनिक कॉलेज स्थापित किए जाएं, कुछ ये नई चीज़ जोड़ी थी। दूसरा है शस्त्र कानून में संशोधन होना चाहिए। तो इस प्रकार के जो मतलब प्रशासन में हम ये कहें कि प्रशासन में छोटे मोटे सुधारों की मांग उदारवादियों ने अंग्रेज़ों के सामने रखी थी। तो कांग्रेस का जो उदारवादी या नरम दलीय जो राष्ट्रवादियों का प्रभाव था या उनके प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से थे, उसको हम यहाँ अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये तो वो है कि किस प्रकार अपनी शैशव काल में कांग्रेस की स्थिति होती है, क्या उसकी मांगें होती हैं, और प्रथम, द्वितीय और तृतीय अधिवेशन में किस प्रकार से वो प्रशासन में सुधार के लिए प्रस्ताव रखते हैं, प्रार्थना पत्र देते हैं और अंग्रेज़ों से अपने सहयोग की अपेक्षा करते हैं। अब उन उदारवादियों की विचारधारा क्या थी या उनकी सोच क्या थी, उन्होंने क्या उनके सिद्धांत थे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।